अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में 26 के करीब यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का, ब्लॉक करने का हुक्मनामा आ गया है बाकायदा यूट्यूब की जानिब से। इन 26 के करीब यूट्यूब चैनल्स के जो ओनर्स हैं, जो ये यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, उनको यूट्यूब की जानिब से नोटिफिकेशन भेजा गया, ईमेल भेजा गया कि हम आपके चैनल को ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने हुक्म दिया है कि आपके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाए। ये जो YouTube चैनल्स हैं, इनमें जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो मिलियंस में हैं। कई लोग इनको रोजाना की बुनियाद पे सुनते हैं। और ये 26 के करीब जो चैनल्स हैं, इनके बारे में तासुर ये है हमारी रियासत का, एस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत का, कि ये हुकूमत का जो बयानिया है उसको आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उस बयानिए पर सवालात उठाते हैं। और इनके सवालात झूठ पर मबनी होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी होते हैं। ये इनमें से ज्यादातर जो चैनल्स हैं वो तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है, कह लीजिए कि अक्सर चैनल इसमें इनमें जो है वो तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है उसको वो आगे लेकर चलते हैं। इमरान खान का जो बयानिया है झूठा सच्चा, वो उसको आगे लेकर चलते हैं। लिहाजा अब इन 26 चैनल को बंद करने के हवाले से हुक्मनामा सामने आ गया है। 2 जून को ये जो मुकदमा था ये दायर किया गया था और 24 जून को इस मुकदमे का जो फैसला है वो अदालत की जानिब से, मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किया गया और हुक्म दिया गया कि इन 26 चैनल को बंद कर दिया जाए। इन चैनल्स में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आगे मैं बात करूंगा, पहले आपको मैं बताता हूं इनमें जो जो नाम शामिल हैं। लेकिन जो रियासत की ये पॉलिसी है, इस पर दोस्तों सवाल उठता है। उसकी वजह यह है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, ना तो उन्होंने इन यूट्यूब चैनल्स के जो मालिकान थे, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनको बुलाया, ना इनका जो मुद्दा था, इनका जो कह लीजिए कि इनका साइड का ओपिनियन था, इनका साइड का केस था, उसको भी नहीं सुना गया। वन साइडेड फैसला जो था वो अदालत ने दे दिया। साथ साथ जो दूसरा सवाल, बड़ा बुनियादी सवाल है, मेरा ख्याल है हमारे रियासती इदारे जब इस तरह के इकदाम लेते हैं तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम 2025 में रहते हैं। आप एक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर देंगे। आपने आदिल राजा को ब्लॉक कर दिया था, उसके यूट्यूब चैनल को, लेकिन क्या हुआ? आदिल राजा क्या अब झूठ नहीं बोल रहा? क्या आदिल राजा अब डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा? तो अगर आप ये समझते हैं कि ये 26 चैनल डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो कि इनमें से बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो फेक न्यूज देते हैं, झूठी खबरें देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत के जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इससे मैं 100% रियासत की जो नजरिया है या उनका जो ओपिनियन है उससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रियासत क्या इस तरह बिहेव करती है? जिस तरह नरेंद्र मोदी ने भारत में पाकिस्तान के 16 के करीब यूट्यूब चैनल्स को, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या बल्कि पहलगाम के फौरन बाद ही 28 अप्रैल को गालिबन 16 के करीब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को नरेंद्र मोदी ने भारत में ब्लॉक कर दिया था। तो क्या पाकिस्तान भी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है? उसने 16 किए थे, हमने 26 कर दिए हैं। और क्या इन यूट्यूब चैनल्स के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा एक यूट्यूब चैनल बना ले, दोबारा जो है वो अपना जो भी ओपिनियन है, जिस तरह मैंने मिसाल दी आदिल राजा की, वो दोबारा अपनी जो बात है वो लोगों के सामने रखे, अवाम के सामने रखे, और उनको जो देखने वाले हैं वो उनको सर्च करके पहुंच जाएंगे। इन यूट्यूब चैनल्स में जो नाम है उनमें हैदर मेहदी का नाम है। ये कनाडा में होते हैं, कनाडा से बैठ के ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठी कहानियां फैलाते हैं। हैदर मेहदी जितना झूठ बोलता है, मेरे ख्याल दोजक में भी इसके लिए एक अलग ही जगह होगी। वो जो दोजकी होंगे उनसे भी हैदर मेहदी को हटा के रखा जाएगा कि ये इतना झूठ बोलता है। इसने गुज़िश्ता दिनों ये झूठ तक बोल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू में जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने बाद में अपने लोगों को बताया कि आसिम मुनीर मेरी चापलूसी कर रहा था। यानी हैदर मेहदी दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को जो बताया वो हैदर मेहदी तक पहुंच गया और लोग उसको सुन रहे थे और उसकी वाह वाह कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितना झूठ बोलता है। फिर नाम आता है सिद्दीक जान का, फिर नाम आता है सबी काजमी का, ओरिया मकबूल जान का, आरजू काजमी का, राना उजैर स्पीक्स का, साजिद गोंदल का, हबीब अकरम का, मतीउल्लाह जान का, असद तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, फिर साबिर शाकिर, इमरान खान। ये इमरान खान जो जेल में है उनका यूट्यूब चैनल है। आफ्ताब इकबाल, फिर रियल एंटरटेनमेंट टीवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई है, उसका भी यूट्यूब चैनल बैन करवा दिया है हमारी हुकूमत ने। फिर डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, फिर चासदा जर्नलिस्ट, फिर नाइला, पाकिस्तानी रिएक्शन, वजाहत एस खान, फिर अहमद नूरानी, नजर चौहान, मोहित पीरजादा, मखदूम शाहबुद्दीन। ये वो 26 चैनल हैं जिनको हमारी रियासत ने यूट्यूब अदालत का फैसला लेके यूट्यूब के जरिए इनको ब्लॉक करा दिया है। अब मैंने जैसे पहले कहा
कि इन लोगों के पास एक तो चांस है कि ये दूसरा यूट्यूब चैनल बना लेंगे, ट्विटर है, फेसबुक है, दीगर कई प्लेटफॉर्म है। तो रियासत का ये फैसला मेरे ख्याल बड़ा नाकिस है। इसमें मुझे लगता है कि ये बस नी जर्क रिएक्शन है कि एक फैसला ले लिया गया है। आप देखिए आदिल राजा वाले केस को देखिए, बड़ा जबरदस्त आदिल राजा का केस था, वो रियासत ने फॉलो किया। बाकायदा जिन ब्रिगेडियर साहब पे जो इल्जामात लगाए थे आदिल राजा ने, वो ब्रिगेडियर साहब गए लंदन, लंदन में आदिल राजा पे मुकदमा किया बाकायदा डिफेम करने का, और वो मुकदमा उन ब्रिगेडियर साहब ने जीता है, वो जीत गए हैं। वहां पे बाकायदा आदिल राजा पे जुर्माना हुआ है झूठी खबरें फैलाने पे, फेक न्यूज फैलाने पे। तो रियासत को चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट झूठी खबर फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, इमरान रियाज खान इसका मिसाल है। कई झूठी खबरें हैं जो इमरान रियाज खान फैलाता है, ट्विटर पे फैलाता है, अपने यूट्यूब चैनल पे फैलाता है। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, इस दौरान कई झूठी खबरें जो थी वो मोहित पीरजादा ने फैलाई। हमने देखा जिस तरह मोहित पीरजादा गिड़गिड़ा रहा था भारत के आगे, और शशि थरूर जो है जब वो भारत गए लॉबिंग करने के लिए, तो मोहित पीरजादा को बड़ा दुख हो रहा था कि पाकिस्तान की लॉबिंग जीत रही थी, काम कर रही थी, और भारत की जो लॉबिंग थी वो हार रही थी। इस तरह के कई लोग हैं जो कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन रियासत को थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा बिहेव करना होगा, इन द सेंस कि आप मुस्तकिल हल निकालिए। ये नहीं हो सकता कि आज आपने एक इकदाम कर लिया, कल को दोबारा यूट्यूब पे आएंगे कि आप दोबारा अदालत जाएंगे, फिर दोबारा उस प्रोसेस को दोहराएंगे, फिर आप यूट्यूब को लिखेंगे कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए, और ये सिलसिला फिर कब तक चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है, एक तो इन लोगों से मुकालमा करना चाहिए जो लोग पाकिस्तान में है, सिद्दीक जान जो है, सबी काजमी, ओरिया मकबूल जान, असद तूर, मतीउल्लाह जान, इनके जो व्यूज हैं उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इन पे पाबंदी लगाना मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर मुझसे कोई इख्तलाफ करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हक नहीं है कि वो बोले या अपनी राय रखे। आपने एक एजेंसी बना दी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि नेशनल काउंटर जो एजेंसी है, इंफॉर्मेशन एजेंसी, साइबर क्राइम सेल में इस्लामाबाद में, वो ये सारे मामलात कर रही है, लेकिन किस तरह कर रही है, ना तो इन लोगों को बुलाया जा रहा है, ना इनका मौकिफ लिया जा रहा है, ना इनके साइड का मौकिफ लिया जा रहा है, ना इनको जो कह लीजिए कि बुलाया जाता है, समन किया जाता है, ना वो किया जा रहा है। बस आप एक तरफा जो है वो फैसला कर रहे हैं, तो ये पायदार नहीं है। ट्विटर था, ट्विटर की मिसाल है, ट्विटर पाकिस्तान में बंद रखा गया, गैर एलानिया तौर पे बंद रखा गया। रियासत के इदारों से एस्टेब्लिशमेंट को मसला था, वहां पे तहरीक इंसाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती थी। अब भी जनरल आसिम मुनीर को, उनकी फैमिली को गुज़िश्ता दिनों हमने देखा, वो जो एक खातून थी, कैप्टन थी पाकिस्तान फौज की, उनके खिलाफ जो कुछ कह लीजिए गलाजत बकी गई, जो उन पे इल्जामात लगाए गए, जो बातें की गई, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मैं उनका जो राइट है बोलने का, बात करने का, अपनी बात रखने का, उससे उसका जो राइट है वो पाकिस्तान के आईन ने दिया हुआ है, राइट टू स्पीक का, अपनी इज़हार राय का। लिहाजा आर्टिकल 19 गालिबन होता है, तो ये राइट हर पाकिस्तानी के पास होना चाहिए। कानून अपना रास्ता ले, लेकिन कानून को ड्रैकोनियन लॉ नहीं बनना चाहिए। मुंह जवाबबंदी के लिए कह लीजिए कि कानून की जो हदें हैं उनको नहीं फलांगना चाहिए। तो अब यूट्यूब इस हवाले से क्या हतमी फैसला करता है, क्या यूट्यूब बैन कर देगा? हालांकि यूट्यूब ये कहता है कि हमारा जो स्पेस है वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पीच है, यहाँ पे आप हर बात कह सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आज कहे कि इसकी ओपिनियन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स सपोज कल इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान कहता है कि कह लीजिए कि रजी दादा है उनको ब्लॉक कर दिया जाए, इमरान जो शफकत है उनको ब्लॉक कर दिया जाए, गौहर भट्ट को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि वो हमारे जो मौकिफ है उसको आगे नहीं बढ़ाते, या मेरा अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि मैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ पे तनकीद करता हूं। तो ये जायज बात नहीं है कि अगर आपसे कोई तनकीद करता है, इख्तलाफ करता है, तो आप उसको सिरे से जो है वो बंद कर दीजिए, उसकी जमाबंदी कर दीजिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर ये हो रहा था, जमाबंदी हो रही थी, लोगों को बंद किया जा रहा था, ऑफेयर किया जा रहा था, तलत हुसैन को ऑफेयर किया गया, नुसरत जावेद को ऑफेयर किया गया, उनको टीवी से हटा दिया गया, फिर कई सहाफियों को जो है वो बेरोजगार कर दिया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो भी गलत था। और अब भी अगर मौजूदा जो हाइब्रिड निजाम है वो ये कर रहा है तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसको जो है वो कह लीजिए कि कंडेम करना चाहिए, इसकी तायीद नहीं की जा सकती। अब आ जाइए एक और जो बड़ी खबर है जिसका चर्चा है, वो ऐवान सदर के हवाले से है, आसिफ जरदारी के हवाले से है, और 8 जुलाई 2024 की एक मुलाकात का जिक्र हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों एजाज सैयद साहब ने एक खबर दी थी, उसके बाद बड़ा कोराम था, बड़ा तहलका मचा हुआ था कि जरदारी साहब जो है वो उनकी छुट्टी होने वाली है, वो जाने वाले हैं, लेकिन उसकी तरदीद आ गई, मोहसिन नकवी साहब ने उसकी तरदीद कर दी। मेरा भी ये अंदाजा था, मेरा असेसमेंट ये था कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब जब
2008 के बाद सदर पाकिस्तान बने थे, तो मुझे याद है 2011 में उस वक्त की फौज जो थी, उसके जो सीएमएच के डॉक्टर थे, उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से कह दिया था कि ये इनका आखिरी साल है, ये 2011 के बाद जो है वो शायद इनकी जिंदगी लगती नहीं है। लेकिन अब 2025 आ गया, आप सोचिए इतना लंबा अरसा गुजर गया। कियानी साहब उस वक्त के आर्मी चीफ कहाँ पर हैं, वो डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं, किसी को नहीं मालूम, लेकिन जरदारी साहब दोबारा ऐवान सदर में है। तो जरदारी साहब के हवाले से 2008 में भी ये चल रहा था, एम्बुलेंस आ गई है, जो है वो फौज आ गई है, और जो है वो 111 ब्रिगेड आ गई है। शाहिद मसूद साहब उस वक्त ये खबरें दिया करते थे, अब कुछ और साफी हैं वो ये खबरें दे रहे हैं। तो मंतकी तौर पर अगर देखा जाए तो ये खबरें दुरुस्त मालूम नहीं होती है। लेकिन अब एक और खबर आई है, यानी एजाज सैयद से हट के आगे जाके एक और खबर, जो फखर दुरानी साहब है, बड़े मंजे हुए सहाफी है, तहकीकाती रिपोर्टर हैं, दी न्यूज पे खबरें करते हैं, और उनके सोर्सेज भी बड़े ऑथेंटिक होते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये खबर दी और उन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2024 को एक मीटिंग हुई थी ऐवान सदर में, जिसमें डीजीआईएसआई, जो मौजूदा डीजीआईएसआई है, उस वक्त उनके बाद दूसरा होता था, एडवोकेट जनरल होते थे आई थिंक जीएचक्यू में। तो वो गए थे जरदारी साहब के पास बतौर जो वो सदर थे, उनको ब्रीफ करने के लिए, और कैनाल का जो मामला था उस पर उन्होंने ब्रीफ किया था। और उस ब्रीफिंग के बाद दावा ये किया गया फखर दुरानी साहब की जानिब से कि उस ब्रीफिंग को लीक किया गया कॉमपरस्त जमातों को, और फिर उन कॉमपरस्त जमातों ने एहतजाज किया पीटीआई के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और फिर पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला कि सियासी इसकी कीमत होगी, लिहाजा हम आपके साथ नहरों वाले मामले पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी में जो लूप होल है, वो लूप होल ये है कि पीपल्स पार्टी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। यानी पीपल्स पार्टी क्यों वो खबर लीक करेगी उन कॉमपरस्त जमातों को जो कि उनके सियासी मुखालफीन है, क्योंकि उनको पता है पीपल्स पार्टी को कि ये कॉमपरस्त जमातें सियासी तौर पे इसको कैश करवाएंगी, ग्राउंड लेंगी, लोगों की हमदर्दियां अपनी तरफ लेंगी, और सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा। तो पीपल्स पार्टी का इस खबर को ऐवान सदर से लीक करना गैर मंतकी सी बात लगती है। दूसरी बात ये कि ये कोई खुफिया इजलास नहीं था, बाकायदा इसकी वीडियो फुटेजेस जारी की गई थी। उस वक्त जो एडवोकेट जनरल थे, जनरल आसिम मलिक, जो कि अभी डीजीआईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उस मुलाकात में, उस मीटिंग में मौजूद हैं, जो कि नजर आ रहे हैं। लिहाजा वो ऑन रिकॉर्ड मुलाकात थी, उसकी बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई थी, जो कि ट्विटर अकाउंट है ऐवान सदर का, उस ट्विटर अकाउंट पे उस वीडियो को पोस्ट किया गया था, बयान को पोस्ट किया गया था। तो ये कोई छुप के मामला नहीं हुआ था, ऑन रिकॉर्ड मामला हुआ था। तो जरदारी साहब के जाने की जो बातें हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि खाम ख्याली है, दीवाने का ख्वाब है। जब तक जरदारी साहब खुद ये फैसला नहीं करते कि अब मैंने स्टेप डाउन करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं कर नहीं सकता हूँ मामला। वैसे भी जरदारी साहब का बतौर सदर पाकिस्तान एक सेरेमोनियल रोल है। मेरा ख्याल है कि उनकी कोई सेहत, हमें याद है जो कह लीजिए कि गुलाम जो है वो होते थे, गवर्नर जनरल गुलाम, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, व्हील चेयर पे होते थे और वो बोल नहीं सकते थे। और उनका मामला ये हुआ था कि वो जब किसी को डांटना होता था, उन्होंने गालियां अपने पीए को लिखवाई नहीं थी, और कोई गाली देनी होती थी तो वो इशारा करते थे कि तीसरी नंबर वाली गाली देनी है। तो वो जो उनकी पीए होती थी वो गाली देती थी कि जो गवर्नर साहब है वो ये गाली दे रहे हैं। उस वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की बात कर रहा हूं मैं, वो ये मामला था। तो जरदारी साहब तबीयत उनकी, मेरा ख्याल है कि बड़े अट्ठे कट्टे हैं, बड़े जवान हैं। अभी उन्होंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जज हैं डोगर साहब, उनसे हल्फ लिया है। तो जरदारी साहब की जाने की जो बातें हैं, बज़ाहिर नजर आता है कि इतनी हकीकत पर मबनी नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।